मिशन शक्ति पर प्रधानमंत्री का राष्ट्र के नाम संबोधन आचार संहिता का उल्लंघन नहीं है। चुनाव आयोग ने विपक्ष की शिकायत को खारिज कर दिया है। आयोग ने इस मामले की विस्तृत जांच के बाद कहा कि संबोधन से आचार संहिता का उल्लंघन नहीं हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को मिशन शक्ति की कामयाबी से देश को अवगत कराने के लिए राष्ट्र के नाम संबोधन किया था। सीपीएम नेता सीताराम येचुरी ने सरकारी प्रसारण सेवा का इस्तेमाल करने के कारण इसे चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन होने का दावा करते हुए आयोग से शिकायत की थी। इस मामले में आचार संहिता के उल्लंघन से जुड़े विभिन्न पहलुओं की जांच के लिए गठित समिति की रिपोर्ट के आधार पर आयोग ने येचुरी की शिकायत को खारिज कर दिया है। समिति ने इस मामले की जांच के लिए सार्वजनिक प्रसारण सेवा से जुड़े दूरदर्शन और आकाशवाणी से प्रधानमंत्री के संबोधन के प्रसारण की फीड का स्रोत और दूसरी जानकारियां मांगी थी। फीड के स्रोत की जांच के आधार पर समिति ने प्रधानमंत्री के प्रसारण को आचार संहिता के उल्लंघन के दायरे से बाहर बताया। इस बीच लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण के लिए नाम वापसी का काम कल पूरा हो गया। इस चरण में 18 अप्रैल को 13 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की 97 सीटों के लिए वोट डाले जाएंगे। इस बीच 11 अप्रैल को होने वाले पहले चरण के चुनाव के लिए प्रचार जोर पकड़ने लगा है। सभी पार्टियों के दिग्गज नेता प्रचार में जुटे हुए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पूर्वोत्तर में 3 रैलियों को संबोधित करने वाले हैं। प्रधानमंत्री आज अरुणाचल प्रदेश के वेस्ट सियांग जिले के आलो में एक जनसभा को संबोधित करेंगे। अरुणाचल प्रदेश में लोकसभा के पहले चरण के साथ ही विधानसभा चुनाव के लिए भी 11 अप्रैल को मतदान होना है और इसके लिए भी प्रचार तेज हो गया है। इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज असम के मोरन और गोरपुर में जनसभा को संबोधित करेंगे। असम में 5 लोकसभा की लखीमपुर, तेजपुर, जोरहाट, डिब्रूगढ़ और कलियाबोर सीट पर पहले चरण में मतदान होना है। और इस समय हम सीधा रुख करेंगे। हमारे संवाददाता विशाल दया गुवाहाटी से सीधा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विशाल, प्रधानमंत्री की पूर्वोत्तर में चुनावी रैलियां हैं और अब वो मिशन पूर्वोत्तर पर है। किस तरह की तैयारियां इसे लेकर? जी बिल्कुल, देखिए तैयारियां पूरी हैं बीजेपी की तरफ से और क्योंकि प्रधानमंत्री की 3 जगह पर यहाँ रैलियां रहेंगी तो सबकी नजर उत्तर पूर्व के लोगों की खासतौर पर नजर इस बात पर रहेगी कि प्रधानमंत्री अपने संबोधन में क्या कहते हैं। सबसे पहली रैली जो होगी वो आलो में होगी। आलो अरुणाचल प्रदेश में है, एक विधानसभा सीट है और जो वो इलाका है वो अरुणाचल पश्चिम जो लोकसभा सीट है उसके अंतर्गत आता है। अरुणाचल पश्चिम से जो बीजेपी के उत्तर पूर्व के बड़े नेता हैं और केंद्र में मंत्री हैं, एमओएस होम हैं, किरण रिजिजू, वो वहां से चुनाव लड़ रहे हैं। तो ये काफी महत्वपूर्ण रहेगा अरुणाचल प्रदेश के लिहाज से, खासतौर पर ये देखते हुए कि वहां पर दोनों यानी कि लोकसभा और विधानसभा दोनों के लिए चुनाव होना है 11 तारीख को। इसके बाद जो दूसरी रैली प्रधानमंत्री की है वो मोरान में है। मोरान गुवाहाटी से लगभग 150 किलोमीटर के आसपास है। विश्वनाथ डिस्ट्रिक्ट है, अरुणाचल प्रदेश से सटा हुआ है और जो डिब्रूगढ़ जो सीट है उसके तहत आता है। और गोहपुर में आखिरी रैली प्रधानमंत्री की होगी। गोहपुर तेजपुर जो लोकसभा सीट है उसके तहत आता है, शिवसागर जिले में है। एक बहुत ही दिलचस्प बात यहाँ ये है कि जो डिब्रूगढ़ लोकसभा सीट है वो इकलौती ऐसी लोकसभा सीट है, पहली जो 5 सीटें हैं जो कि पहले चरण में जिन पर मतदान होगा आसाम में, जहां पर बीजेपी ने अपने सिटिंग एमपी को जो टिकट दिया है यानी कि उसे मैदान में उतारा है। बाकी चारों जगहों पर भाजपा ने अपने नए चेहरों को मैदान में उतारा है। तो ये काफी महत्वपूर्ण होगा भारतीय जनता पार्टी के लिए आज का दिन और ये चुनाव भी, क्योंकि 14 सीटें जो आसाम की हैं, लगभग आधे से ज्यादा सीटें पूरे उत्तर पूर्व में जो हैं उसमें से वो आसाम में है और आसाम में बीजेपी एक बार अपना जो अच्छा प्रदर्शन था उसको जरूर दोबारा दोहराना चाहेगी और खासतौर पर पूरे उत्तर पूर्व में भी। बिल्कुल, जो विधानसभा का प्रदर्शन रहा उसे लोकसभा चुनाव में भी दोहराना चाहेगी बीजेपी और इसी कोशिश में प्रचार करते नजर आएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज असम में। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका विशाल, इस जानकारी को हम तक पहुंचाने के लिए।
और इससे पहले कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तेलंगाना में कांग्रेस पर निशाना साधा। महबूब नगर में रैली को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि आज साफ नजर आ रहा है कि लोगों की सेवा करने वाले लोग कैसे कांग्रेस को अलविदा कह रहे हैं। घोटालों से घिरी कांग्रेस देश के वीर जवानों पर सवाल उठाती है, सपूत के बजाय सबूत मांगती है। तो आप समझ सकते हैं कि कांग्रेस किस स्थिति में पहुंच गई है। आपने कांग्रेस और दूसरों के अनेक वर्षों का शासन देखा है और इस चौकीदार के 60 महीने भी देखे हैं। विकास के ऐसे अनेक काम इन 60 महीनों में किए गए हैं जो दशकों से अटके और लटके पड़े थे। इसके अलावा प्रधानमंत्री ने आंध्र प्रदेश के कुर्नूल में भी एक जनसभा को संबोधित किया। इससे पहले प्रधानमंत्री ने ओडिशा के कोरापुट से राज्य में चुनाव प्रचार का शंखनाद किया और इस मौके पर लोगों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि 2019 का चुनाव सिर्फ एक सांसद और विधायक का चुनाव नहीं है, ये चुनाव केंद्र और राज्य में विकास का डबल इंजन लगाने वाली बीजेपी की सरकारों के चुनाव का समय है। ओडिशा में पहले दौर में जिन लोकसभा सीटों पर चुनाव होना है उनमें कोरापुट, नवरंगपुर, कालाहांडी और बरहमपुर संसदीय क्षेत्र शामिल हैं। दूसरे चरण के चुनाव प्रचार के साथ ही अब तीसरे चरण के लिए भी नामांकन जारी है। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह आज गांधीनगर लोकसभा सीट से नामांकन दाखिल करेंगे। इससे पहले वो अहमदाबाद में एक जनसभा के अलावा रोड शो भी करेंगे। 4 किलोमीटर लंबा रोड शो अहमदाबाद के सरदार पटेल प्रतिमा से शुरू होगा और ये घाटलोडिया इलाके में पाटीदार चौक पर संपन्न होगा। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह रोड शो से पहले लोगों को संबोधित भी करेंगे। रोड शो के बाद वो गांधीनगर सीट से नामांकन दाखिल करेंगे। इस दौरान केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह और नितिन गडकरी, शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे, शिरोमणि अकाली दल के सुप्रीमो प्रकाश सिंह बादल और एलजेपी प्रमुख रामविलास पासवान समेत बीजेपी और एनडीए घटक दलों के कई और नेता मौजूद रहेंगे। गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी, राज्य बीजेपी के अध्यक्ष जीतू वाघाणी और दूसरे बीजेपी प्रत्याशी भी इस दौरान मौजूद रहेंगे। गांधीनगर सीट से इस बार बीजेपी के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी की जगह पार्टी की तरफ से अमित शाह चुनाव लड़ रहे हैं। आडवाणी 1998 से इस सीट का प्रतिनिधित्व कर रहे थे। गुजरात में सभी 26 सीटों के लिए 23 अप्रैल को होने वाले मतदान के लिए नामांकन पत्र दाखिल करने की आखिरी तारीख 4 अप्रैल है। इससे पहले बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने कल पश्चिम बंगाल के अलीपुरद्वार में चुनावी रैली की। उन्होंने राज्य की तृणमूल कांग्रेस पर लोकतंत्र को खत्म करने और गुंडागर्दी को बढ़ावा देने का आरोप लगाया। अमित शाह ने कहा कि यह चुनाव विकास, सुरक्षा और पश्चिम बंगाल के अस्तित्व का है। उन्होंने कहा कि पार्टी पश्चिम बंगाल में 23 सीटें जीतेगी। बीजेपी अध्यक्ष ने कहा कि केंद्र सरकार राज्य के लिए जो फंड बंगाल भेजते हैं वो भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाता है। अमित शाह ने एयर स्ट्राइक पर सवाल उठाने को लेकर भी टीएमसी समेत विपक्षी दलों की आलोचना की। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने कल बिहार के औरंगाबाद में भी चुनावी रैली की। उन्होंने कहा कि एक और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रूप में कठोर फैसले लेने वाला नेतृत्व है जिसने दुनिया में देश का मान बढ़ाया। वहीं दूसरी तरफ बिहार का गठबंधन है जिसका कोई नेता नहीं है। ऐसे लोग बिहार का विकास नहीं कर सकते। एक पारदर्शी नेतृत्व है, एक कठोर फैसले लेने वाला नेतृत्व है, एक संवेदनशील नेतृत्व है, भारत को दुनिया में गौरव दिलाने वाला नेतृत्व है। एक और मोदी जी है और एक गठबंधन का शंभू मेला है जिनका कोई नेता नहीं है। मित्रों, ये लोग देश का विकास नहीं कर सकते, ये लोग बिहार का विकास नहीं कर सकते। वहीं हरियाणा के यमुनानगर में आयोजित चुनावी रैली में राहुल गांधी ने मिनिमम आय गारंटी योजना का जिक्र करते हुए कहा कि कांग्रेस की सरकार बनी तो देश के गरीबों को, जिनकी आय प्रतिमाह 12,000 रुपए से कम है, ऐसे सभी परिवारों को खाते में 72,000 रुपए सालाना देने का इंतजाम करेगी। न्याय योजना का मतलब हिंदुस्तान में जिसकी भी आमदनी 12,000 रुपए से कम, महीने से कम की है, 20% हिंदुस्तान में लोग हैं, परिवार हैं जिनकी आमदनी
12,000 रुपए प्रति महीना से कम है। हम उनको ढूंढेंगे, उनके नाम निकालेंगे और उन सबको, सब परिवारों को साल के 72,000 रुपए उनके बैंक अकाउंट में डाल देंगे। इसके अलावा कांग्रेस अध्यक्ष ने कुरुक्षेत्र और करनाल में भी चुनाव प्रचार करके कार्यकर्ताओं में जोश फूंका। इस बीच कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने कहा है कि अगर वो सत्ता में लौटे तो नीति आयोग खत्म करेंगे। उन्होंने ट्वीट करके ये बात कही है। राहुल गांधी ने ट्विटर पर लिखा कि सत्ता में लौटने पर नीति आयोग की जगह बेहद छोटा प्लानिंग कमीशन लेकर आएंगे। इस आयोग के सदस्य देश के बड़े अर्थशास्त्री और जानकार होंगे। इस आयोग में 100 लोगों से भी कम का स्टाफ होगा। वहीं कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा लोकसभा चुनाव के लिए उत्तर प्रदेश में जगह जगह जाकर रोड शो कर रही हैं और इसी कड़ी में प्रियंका गांधी कल अयोध्या पहुंची। यहां प्रियंका गांधी ने केंद्र की सरकार पर निशाना साधा। अयोध्या में प्रियंका गांधी ने कहा कि नेता चुनाव के समय जब आपके पास आए तो उसे आपसे घबराहट होनी चाहिए, ना कि आपको। कांग्रेस और बीजेपी के अलावा क्षेत्रीय दलों के नेता भी चुनाव प्रचार में पूरी ताकत झोंक रहे हैं। तेलंगाना की सभी सीटों पर पहले चरण में 11 अप्रैल को होने वाले मतदान के लिए चुनाव प्रचार जोर पकड़ने लगा है। तेलंगाना के मुख्यमंत्री और टीआरएस प्रमुख के चंद्रशेखर राव ने नालगोंडा में रैली को संबोधित किया। उन्होंने मिर्यालागुदा में जनसभा को संबोधित करते हुए दावा किया कि क्षेत्रीय पार्टियां ही केंद्र की सत्ता में आएंगी। वहीं डीएमके प्रमुख एमके स्टालिन ने रामेश्वरम में जनसभा को संबोधित किया। इस मौके पर उनके निशाने पर राज्य की सत्तारूढ़ एआईएडीएमके पार्टी रही। लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुटी कांग्रेस पार्टी ने कल 3 और उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया। सूची में हिमाचल से 2 और गुजरात से 1 सुरक्षित सीट पर प्रत्याशियों के नाम की घोषणा की गई है। पूर्व केंद्रीय मंत्री सुखराम के पौत्र आश्रय शर्मा को हिमाचल प्रदेश की मंडी लोकसभा सीट से उम्मीदवार घोषित किया गया है। शिमला से धनीराम सांडल को टिकट दिया गया है, तो वहीं गुजरात की बारदोली सीट से डॉक्टर तुषार चौधरी को उम्मीदवार बनाया गया है। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने लोकसभा चुनाव के लिए घोषणा पत्र जारी कर दिया है। दिल्ली में पार्टी सचिव डी राजा ने कहा कि पार्टी स्वामीनाथन समिति की सिफारिशों को लागू करेगी। सभी फसलों की लागत का 1.5 गुना सांविधिक फसल मूल्य दिया जाएगा। अनुसूचित जाति और जनजाति वर्ग के कल्याण की योजनाएं केंद्र और राज्य स्तर पर फिर लागू की जाएंगी। बेरोजगार युवाओं को सामाजिक सुरक्षा के तहत बेरोजगारी भत्ता और सभी क्षेत्रों में रिक्त पदों की भर्ती की जाएगी। घोषणा पत्र में केंद्र शासित राज्यों दिल्ली और पुदुचेरी को पूर्ण राज्य का दर्जा दिलाने की बात कही गई है। इसके अलावा सीपीआई ने कम से कम 9,000 रुपए मासिक पेंशन देने का भी वादा किया है। साथ ही पार्टी ने किसानों के लिए एक मुश्त कर्ज माफी का भी वादा किया है। हरियाणा में लोकसभा चुनाव में सत्तारूढ़ बीजेपी और कांग्रेस दोनों के लिए ये बेहद अहम है। इसके अलावा चुनावी नतीजे राज्य की राजनीति की भविष्य की दिशा और दशा भी तय करेंगे। ये चुनावी रण चाचा अभय सिंह चौटाला और भतीजे दुष्यंत चौटाला के राजनीतिक भविष्य का फैसला भी करेगा। हरियाणा से लोकसभा के लिए 10 सांसद चुनकर आते हैं, लेकिन बीते चुनावी नतीजों पर गौर करें तो अक्सर हरियाणा में लोकसभा चुनाव में बेहतर प्रदर्शन करने वाले दल ने ही केंद्र में सरकार का गठन किया है। यही वजह है कि राष्ट्रीय दल यहां कोई कसर नहीं छोड़ना चाहते। चुनावी सरगर्मी बढ़ने के साथ ही राज्य में आरोप प्रत्यारोप का दौर भी शुरू हो गया है। इस बार हम अकेले अपने दम पर 10 की 10 सीट लड़ रहे हैं और जिस प्रकार से जो 3 सीट इस बार जो हमारे पक्ष में नहीं है, सिरसा, हिसार और रोहतक, अभी 25 फरवरी को हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने बूथ स्तरीय कार्यकर्ताओं का सम्मेलन किया, जीत का मंत्र दिया और अब हम पूरे आत्मविश्वास के साथ कह सकते हैं कि 7 के साथ साथ ये 3 सीट भी अर्थात 10 की 10 सीट पर भारतीय जनता पार्टी कमल खिलाएगी। हरियाणा जो है वो खेती बाहुल्य एरिया है, राज्य है और किसानों को बहुत बुरे दिन देखने पड़े हैं।
उनकी जिन्सों के जो भाव हैं उनको नहीं मिल पाए। भारतीय जनता पार्टी ने स्वामीनाथन आयोग की सिफारिश को लागू करने का वायदा किया था और सरकार उससे पीछे हट गई, नहीं कर पाई। हरियाणा में सत्ता में रही इंडियन नेशनल लोकदल राज्य में मजबूत राजनीतिक पार्टी मानी जाती है, लेकिन बीते दिनों राजनीतिक विरासत के विवाद के बाद चौटाला परिवार में सुलह की तमाम कोशिशें नाकाम हो गईं। अब अभय चौटाला और 2014 में इनेलो से सांसद बने दुष्यंत चौटाला की राजनीतिक राहें जुदा हो चुकी हैं। सांसद दुष्यंत चौटाला अब जननायक जनता पार्टी के बैनर तले चुनावी मैदान में कूद पड़े हैं। हम लोगों के बीच में इसी बात के साथ जा रहे हैं कि दुष्यंत चौटाला ने देश के सबसे युवा सांसद होते हुए 26 साल की उम्र में वो लोकसभा पहुंच गए थे। सबसे युवा सांसद होते हुए जो काम करवाए हैं पिछले 5 साल में, उनकी तुलना आप बाकी के 9 सांसदों से करके देख लीजिए। बीजेपी ने 2014 में राज्य में सबसे ज्यादा 7 लोकसभा सीटें जीती थीं। जाहिर है वो इस बार अपने प्रदर्शन को दोहराना चाहेगी। वहीं पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा समेत पूरी कांग्रेस के सामने अपनी खोई जमीन को वापस पाने की चुनौती है। इसके अलावा चौटाला परिवार के दोनों धड़ों के लिए ये चुनाव वर्चस्व की जंग भी बन गया है। हरियाणा के लिए ये लोकसभा चुनाव कई मायनों में बेहद खास होंगे, जहां एक ओर केंद्र सरकार के गठन में ये अहम भूमिका निभाएंगे, साथ ही राज्य में होने वाले विधानसभा चुनाव में भी इस चुनाव की छाप देखने को मिलेगी। कैमरा पर्सन संतोष यादव के साथ नव विक्रम सिंह, राज्यसभा टीवी, चंडीगढ़। निर्वाचन आयोग और रेलवे लोकसभा चुनाव के लिए मतदाता जागरूकता अभियान के तहत लंबी दूरी की रेलगाड़ियों का इस्तेमाल करने पर सहमत हुए हैं। ये गाड़ियां हैं केरल एक्सप्रेस, हिमसागर एक्सप्रेस, हावड़ा एक्सप्रेस और गुवाहाटी एक्सप्रेस। इन गाड़ियों में मतदाताओं को जागरूक करने वाले संदेशों के अलावा मतदाता हेल्पलाइन नंबर और राष्ट्रीय मतदाता सेवा पोर्टल प्रदर्शित किया जाएगा। विपक्षी दलों द्वारा ईवीएम और वीवीपैट पर्चियों का मिलान 50% तक बढ़ाने की मांग अगर मानी गई तो चुनाव नतीजे आने में करीब 5 दिन ज्यादा लग सकते हैं। चुनाव आयोग ने शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट को यह जानकारी दी है। दरअसल 21 विपक्षी दलों के नेताओं ने कोर्ट में याचिका दाखिल करके मांग की थी कि एक निर्वाचन क्षेत्र में कम से कम 50% वीवीपैट पर्चियों का मिलान किया जाए ताकि चुनाव प्रक्रिया की शुद्धता पर आंच न आए।